अब हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर लोड्स। नॉन लीनियर लोड्स वो होते हैं जिनमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन लीनियर नहीं होता है, लाइक डायोड। आज इसका हम देखेंगे आईवी ग्राफ देखेंगे, वोल्टेज एंड करंट, नी वोल्टेज, इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वीबीआर, तो लीनियर ग्राफ नहीं है। सो दिस से नॉन लीनियर लोड, इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। हम एग्जांपल लाइक फर्नेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी हैं वो सारे नॉन लीनियर हैं। हमारे कंप्यूटर्स, सो नॉन लीनियर लोड्स अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज डायोड से, क्योंकि इसकी वास्ट एप्लीकेशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में है। क्योंकि हम कन्वर्ट करते हैं डायोड, सिंगल फेज जो डायोड रेक्टिफायर है वो कन्वर्ट क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर होता है। अगर हम एक सिंपल डायग्राम बनाएं दिस सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर का, अनकंट्रोल्ड, ये एक अनकंट्रोल्ड, या पार्टनर्स में भी पढ़ा होगा आपने। अब लेट्स सो हम विल टेक हियर एंड आर एल लोड, आर और एल का लोड, जो आर है ये लार्ज इंडक्टेंस है, इसमें लार्ज इंडक्टेंस, और ये करंट को क्या करेगा, स्मूथ करेगा, कांस्टेंट करेगा। आई नोट लोड करंट D1, D2, D3, D4। एक हमें एसी सोर्स की जरूरत है, एसी सोर्स, ये कनेक्ट ए एंड बी पॉइंट पे। सो दिस इज सोर्स वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 220 वोल्ट RMS 50 हर्ट्ज सप्लाई हमारी है। सो जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दिस Vs, ये हमारी Vs वोल्टेज है, T एंड दिस V ऑफ T अप्लाई करते हैं। सो फॉर प्योरली रेजिस्टिव लोड, हमारा जो आई नॉट आती है, आई नॉट प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए, जिसमें D1 और D2 कंडक्ट करते हैं, और नेगेटिव साइकिल के लिए D3 एंड D4 कंडक्ट करेगा, D3, D4, ये आर लोड के लिए, ठीक है। दिस आई नॉट, वही हम बात करेंगे फॉर दिस आर एल लोड। आर एल बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से रिपल्स रिमूव हो जाएंगे और हमें एक स्मूथ डीसी क्वांटिटी मिलेगी, आई नॉट करंट मिलेगी, लोड करंट। सो इस रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे सोर्स साइड करंट जो आई एस है, हमें एक ये एल लोड के लिए, तो हमें एक स्क्वायर वेव पॉजिटिव साइकिल हमें पॉजिटिव मिलेगी, और नेगेटिव साइकिल में एक नेगेटिव करंट फ्लो होगी। सो दिस इज आई नॉट, दिस इज माइनस आई नॉट, ये हमें वेवफॉर्म मिलेगी। सो एक्चुअली दिस टाइप लोड में हमारे पास जो सोर्स कैंट जो आई एस है, ये हमारा आया स्क्वायर वेवफॉर्म। अगर हम इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इस वेवफॉर्म की, इसकी वेवफॉर्म की एनालिसिस करेंगे,
I naught और this is minus I naught, this is IS। अब देखो यहाँ पे एक हमें स्क्वायर वेव फॉर्म है, पॉजिटिव जो हाफ है इसका है वो नेगेटिव हाफ के इक्वल है। सो इसमें नो इवन हार्मोनिक्स नहीं होंगे। और हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल कंपोनेंट होगा, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ एंड सो। ठीक है। सो आरएमएस जो इसमें अगर देखो कंडक्शन इसका टोटल 180 जो पॉजिटिव साइकिल में देखा जाएगा, हमें आई नॉट मिलता है। जो आरएमएस वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आई नॉट के बराबर, आई आरएमएस जो मिलेगी। आफ्टर एफएफटी एनालिसिस, जब इसकी एफटी एनालिसिस करेंगे इस वेवफॉर्म की, सो हमें जो फंडामेंटल कंपोनेंट मिलेगा IS1 वो 0.9 टाइम्स ऑफ आई नॉट मिलेगी। ये कब मिलेगी, जब हम इसकी एफटी एनालिसिस करेंगे फ्रॉम 0 टू पाई टू 2 पाई के बीच में। सो वी विल गेट दिस वन। सो यहाँ पे हम एक फाइंड करेंगे डिस्टॉर्शन फैक्टर that is fundamental component divided by RMS component 0.9 times of I naught divided by I naught is equal to 0.9। और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सिंस DPF भी बोलते हैं और इसको DF बोलते हैं। सिंस इट इज ए डायोड, हमने कोई अल्फा नहीं दिया, कोई फायर नहीं किया, तो अल्फा 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, पावर फैक्टर जो होगा डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर विच इज इक्वल टू 0.9 इज इक्वल टू 1.9। सो ये देखो पावर फैक्टर 0.9, कोई इसमें कोई लोड नहीं, रिएक्टिव पावर है, पर फिर भी डायोड की वजह से पावर फैक्टर डेटरेट हो गया। हार्मोनिक्स में है, फॉर्मल कंपोनेंट से 0.9 टाइम्स 1 है। और नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, कितना डिस्टॉर्शन है, RMS स्क्वायर माइनस फंडामेंटल स्क्वायर डिवाइड बाई आर फंडामेंटल स्क्वायर। रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल देखते हैं कितना हमारा हार्मोनिक्स इसमें है। सो हमने फाइंड किया, जब हमने इसमें पुट डाला जो आई नॉट स्क्वायर माइनस 0.9 टाइम्स ऑफ आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 0.9 टाइम्स ऑफ आई नॉट स्क्वायर, तो हमने फाइंड किया इट इज नियरली 48.2%। बट IEEE स्टैंडर्ड क्या बोलता है, IEEE 519 बोलता है दिस TEG शुड बी लेस देन 5% एट द पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग पे लेस देन 5% होना चाहिए। देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा ये TEG है 48 ड्यू टू दिस स्क्वायर वेवफॉर्म, इस स्क्वायर वेवफॉर्म जो हमारी सोर्स में फ्लो होगी। और इस जो 48% जो हार्मोनिक्स है इसकी वजह से जो सोर्स इम्पिडेंस होगा उसमें भी हार्मोनिक्स क्रिएट होगी। ठीक है। सो इट विल लॉसेस विल इंक्रीज, रिएक्टिव पावर डेटरेट हो जाएगा। सो इसको मिटिगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है इट शुड बी लेस देन 5%। अगर देखने जाएंगे फॉर ए कंट्रोल रेक्टिफायर, ये तो सिर्फ अनकंट्रोल था, कंट्रोल रेक्टिफायर सिंगल फेज ही रखो, अल्फा लेट्स को हम देंगे 30 डिग्री, तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सिर्फ चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जो होगा DPF कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर विल बी चेंज, मतलब वेवफॉर्म डिस्प्लेस हो जाएगी 30 डिग्री से। सो दिस विल बी 0.9 distortion factor into this √3/2. So this is how power factor is. Rest TSG will be same. TSG क्या होगी, same 48.4%. Similarly for 3-phase डायोड रेक्टिफायर, ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर की बात करते हैं हम, डायोड रेक्टिफायर। और हम वेवफॉर्म बनाए यहाँ पर, हम थोड़ा सा इसका बनाए हम 3-फेज डायोड रेक्टिफायर में क्या होगा, 3 लेग्स होंगी, 6 स्विचेस। ये हमारे पास 6 डायोड्स हैं और यहाँ भी हम लोड हम
आर एल लेंगे, हम आर एल ई भी ले सकते हैं, दैट इज डायनेमिक लोड, और यहाँ पर हम आर एल लोड लेंगे। ये आर बहुत, एल जो है बहुत ही लार्ज है, इसमें करंट फ्लो होती है आई नॉट, इसकी वजह से जिस एल की वजह से जो लार्ज इंडक्टेंस की वजह से हमारा वोल्ट करंट जो लोड साइड है दैट इज नियरली कांस्टेंट। सो दिस इज D1, D3, D5, 4 का डिफरेंस D4, 3 का डिफरेंस D4, D6 एंड D2। और यहाँ पे हमें थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत है। सो ये थ्री फेज सोर्स हमारी है, थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स है, और ये हमारा सोर्स है। सो ये ए पे कनेक्ट है, सेकंड बी पे, और थर्ड वन इस पे कनेक्ट, ए बी सी आर वाई ए बी सी। तो ये थ्री फेज सप्लाई है, और इसमें आई एस ए बी एंड आई एस सी, वी एस ए बी एंड बी सी, ये तीन वोल्टेजेस है हमारी, तीन वोल्टेज है। और जब हमने जैसे हमने सिंगल फेज में किया वैसे इसमें भी, तो हमने फाइंड किया जब हमने एनालिसिस की इसकी जो कंडक्शन है ऑल दिस स्विचेस की, हमें जो करंट जो वेवफॉर्म हमें मिली सोर्स साइड ए फेज की, हमें कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म हमें मिली 30 डिग्री टू 120 मीन्स 150, 180 पाई एंड सो दिस इज 2 पाई। सो हमें एक कॉसी स्क्वायर, ये जो वेवफॉर्म हमारी यहाँ जो फाइंड हुई हमारी कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म मिली इन थ्री फेज। और जो वेवफॉर्म की सिमेट्री है हमारी कॉसर वेवफॉर्म मिली हमें, इस सिमेट्री की वजह से नो ट्रिपलन हार्मोनिक्स में, ट्रिपलन हार्मोनिक्स सो इसमें फर्स्ट देन फिफ्थ सेवंथ 11th 13 17 एंड सो। और जब हम इसके आरएमएस कंपोनेंट फाइंड किया, आरएमएस ऑफ दिस वन 120/180, अब देखिए यहाँ पर 120 कंडक्शन है आउट ऑफ 180, सो इंटू आई नॉट, सो दिस वुड बी √2/√3 आई नॉट इज इक्वल टू 0.816 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो फंडामेंटल कंपोनेंट आफ्टर एफटी एनालिसिस करने के बाद 0.78 आई नॉट हम फाइंड हुआ। So we got this one. So now we can find distortion factor. So distortion factor जो होगा हमारा displacement first of all fundamental component divided by RMS component which is equal to 0.955, और power factor जो होगा after this one will be DF into DPF। DPF यहाँ पर 1 है बिकॉज इसमें हमने अल्फा क्या दिया है 0, सो दिस वुड बी 0.955 into 1 विच इक्वल टू 0.955। ये हमारा पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया है क्योंकि हार्मोनिक्स इसमें कम हो चुकी है, बिकॉज इसमें ट्रिपल हार्मोनिक्स है ही नहीं। हम देखिए कितनी कम हुई, इसके लिए हमें फाइंड करना है THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये हमने पावर टॉनिक्स में पढ़ा होगा। सो अंडर रूट ऑफ सेम फार्मूला है IS स्क्वायर माइनस IS फंडामेंटल का स्क्वायर डिवाइड बाय फंडामेंटल का स्क्वायर। जब हमने इसमें डाला जो नियरली 31% हमें THD आई। स्टिल इट इज ग्रेटर देन 5%, स्टिल इट इज ग्रेटर देन 5%, बट स्टैंडर्ड क्या कहता है, इट शुड बी लेस देन 5%। तो हमने सिमिलरली वी कैन डू फॉर कंट्रोल रेक्टिफायर आल्सो। तो जितनी भी हमारे पॉलिट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हम AC सप्लाई देते हैं उनको है, फिर हमें रेक्टिफाई करके हमें मिलता है वी गॉट DC वैल्यू। बट उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है दिस वेवफॉर्म, जब ये फ्लो होती है सोर्स इम्पिडेंस, यहाँ पे अगर सोर्स इम्पिडेंस होती है उसमें सोर्स वोल्टेज में भी, सोर्स करंट में भी हार्मोनिक्स आती है, और उसकी वजह से सोर्स वोल्टेज में भी हार्मोनिक्स आती है, और इट विल अफेक्ट अदर फीडर्स आल्सो, ये अदर फीडर्स को भी इफेक्ट करेगा। दिस इज सोर्स इम्पिडेंस। मिक्स्ड, अगर इसी कैटेगरी में देखा जाए एक और डायनेमिक लोड्स।
डायनेमिक लोड्स, इसमें मेनली ड्राइव्स की बात करेंगे। मेनली ड्राइव्स, RLE लोड होता है। इसमें हार्मोनिक्स भी होती, कंपनसेशन करनी पड़ती, हार्मोनिक्स कंपनसेशन, हार्मोनिक्स एलिमिनेशन एंड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन भी करनी पड़ती है। पावर कंपनसेशन ड्राइव एक्चुअली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन, पॉलिट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, उसको ड्राइव्स कहते हैं। और डायनेमिक लोड होती है, इट इज रोटेटिंग नेचर, और इसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, दैट्स व्हाई इट इज RLE लोड। एक प्रॉब्लम है, ये तो लोड्स हमने डिफाइन कर लिए, पर इन लोड्स के लिए वैसे अगर अनबैलेंस, दैट इज करंट अनबैलेंस, एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अनबैलेंस, करंट अनबैलेंस या पावर अनबैलेंस, को पावर अनबैलेंस भी बोलते हैं। जो पावर अनबैलेंस है, डिस्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, इस बैलेंस, डिस्ट्रैक्टर काम से होता है बैलेंस द पावर एट PCC, पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। PC मीन्स होता है पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। देखो यहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे करंट इम्बैलेंस को बैलेंस करेंगे। ये हमारे पास 3 फेज सोर्स है, और यहाँ पे हमारे पास इम्पिडेंस है 3 फेज सोर्स में। हमने एक लोड डाला, जैसे लेट्स टेक रेजिस्टिव RL लोड। ये क्या हमारा लोड है, ये हमारी क्या है सोर्स करंट, ISA, ISB, ISC, दिस इज लोड करंट, ILA, ILB, ILC, ये हमारी सोर्स करंट। अब देखो, अगर ये तीनों लोड्स इक्वल है, तो तीनों R इक्वल है, L इक्वल है, तो ये करंट्स इक्वल होंगे। वोल्टेज तो बैलेंस थी, वोल्टेज अप्लाई की, इसकी वजह से क्या है, सोर्स करंट भी इक्वल होगी और ड्रॉप भी इक्वल होगा। जो R प्लस JX है, ये ड्रॉप भी इक्वल होगा इनके क्रॉस। इफ ये करंट अनबैलेंस्ड है, दे आर नॉट इक्वल, इसकी वजह से अनइक्वल ड्रॉप्स होगा इन लोड्स की, इन इम्पिडेंस के अक्रॉस। इसके अक्रॉस जो फीडर होगा, तो अनबैलेंस ड्रॉप भी हो जाएगा, इसकी वजह से अनबैलेंस वोल्टेज भी क्रिएट हो जाएगी, अनबैलेंस वोल्टेज भी क्रिएट होगी। अनबैलेंस वोल्टेज जो होता है, इट इज नॉट गुड फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि हमें पता है फोर्टिस थ्योरम ने बोला कि अनबैलेंस वोल्टेज होती है, उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस भी होता है, नेगेटिव सीक्वेंस भी होता है, और जीरो सीक्वेंस। और नेगेटिव सीक्वेंस जो होता है वो अपोज करता है पॉजिटिव सीक्वेंस रोटेशन को, जो हमें रोटेशन है। तो इसकी वजह से वियर एंड टियर इंडक्शन मोटर का स्टार्ट होता है, वियर एंड टियर। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये स्टार्ट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीस्टैट को कनेक्ट करते हैं, एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर, जो इस करंट को बैलेंस करता है। इस साइड हमेशा इक्वल करंट्स रहेंगी, इवन दे आर अनइक्वल। हियर लोड करंट्स आर अनइक्वल, मगर ये क्या करता है, डिस्टर्ब क्या करता है, ऐसी करंट जनरेट करता है सो दैट दिस करंट्स आर इक्वल, अदरवाइज देयर विल बी अनबैलेंस करंट्स, और उसकी वजह से पावर अनबैलेंस हो जाएगी और अनबैलेंस लोड हो जाएगा, और ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन उस पर भी लोड पड़ जाता है, जो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड हो है अनबैलेंस वाइंडिंग्स में अनबैलेंस वोल्टेज क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज नॉट गुड, और इसको मिटिगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट बेस अनबैलेंस प्रॉब्लम। जो फोर्थ प्रॉब्लम है, इन्हीं लोड्स की कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड से वो इससे होती है, दैट इज न्यूट्रल करंट। तो इसको कंपनसेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये भी डिस्ट्रैक्ट कर लेता है।
ठीक है, ये आता है 3 फेज 4 वायर में ही आता है। ये अनबैलेंस्ड लीनियर लोड में आता है, लीनियर लोड, और बैलेंस या नॉन अनबैलेंस अनबैलेंस नॉन लीनियर लोड में भी आता है, नॉन लीनियर लोड में भी आता है। सो इसका हमारा मेन एम है जो न्यूट्रल करंट है इट शुड बी इक्वल टू 0। ओनली हमारा जो फेजेस है उसमें करंट फ्लो होने चाहिए। सो ये सारी जो डिस्टैटकॉम है इसको, ये सारी प्रॉब्लम्स को कंपनसेट करना जो अभी तक हमने पढ़ी, लाइक हमने पावर फैक्टर करेक्शन, हार्मोनिक्स elimination, then we have power balancing, then neutral compensation in 3 phase 4 wire compensation। सो इन सब प्रॉब्लम्स को कंपनसेट करना है किसने, डिस्टैटकॉम ने। एक वेरिएबल कंपनसेशन है, नॉट ए फिक्स कंपनसेशन, इट इज ए एक्टिव कंपनसेशन। इसको बोलते हैं हम एक्टिव कंपनसेशन भी बोलते हैं, एक्टिव कंपनसेशन।